हाय एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ एड बाय एमन। सो अभी हमारा चल रहा है मुस्लिम लॉ और आज है उसका लास्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन सुन्नी एंड शिया लॉ। कि सुन्नी और शिया लॉ में इनहेरिटेंस के पॉइंट पे क्या डिफरेंस आता है, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ मुस्लिम लॉ। नाउ लेट्स डायरेक्टली मूव ऑन टू द डिफरेंसेस। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ illegitimacy. Yeah, under Sunni law, an illegitimate child is entitled to inherit the property of the mother but not the father. Yeah, फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकता एक इलेजिटिमेट चाइल्ड, लेकिन मदर की कर सकता है। बट अंडर शिया लॉ एक इलेजिटिमेट चाइल्ड जो होता है वो ना ही फादर की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है ना ही मदर की कर सकता है। ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड इज इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल होमिसाइड। Now we have discussed this earlier. Under Sunni law, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ने दूसरे की डेथ कॉज करी है, भले ही इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो वो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के सारे राइट्स खो देता है। He will be excluded from the inheritance of that particular deceased. या लेकिन अंडर शिया लॉ अगर ये जो डेथ कॉज हुई है वो इंटेंशनली है, दैट इज वो अगर मर्डर है वो इंटेंशनली करा गया है, तो ही दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिजीज्ड इनहेरिटेंस। अगर ये इंटेंशनली नहीं है, अनइंटेंशनल था, तो वो एक्सक्लूड नहीं करा जाएगा। थर्ड इज डिवोल्यूशन ऑफ रेसिड्यू। नाउ अंडर सुन्नी लॉ, if the deceased is survived by a single daughter and a father, तो जो उसकी रेसिड्यू प्रॉपर्टी होगी वो फादर के पास जाएगी, मतलब जो बची हुई प्रॉपर्टी होगी वो जाएगी फादर के पास। लेकिन अंडर शिया लॉ जो शेयरर्स होंगे वो उस पर्टिकुलर रेसिड्यू को बराबर बांटेंगे। या नाउ फोर्थ इज क्लासिफिकेशन ऑफ heirs. अंडर सुन्नी लॉ the heirs are classified under three categories: sharers, residuaries and distant kindred. लेकिन शिया लॉ में सिर्फ दो क्लासिफिकेशन किए गए, पहला है शेयरर्स और दूसरा है रेसिड्यूरीज। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर सुन्नी लॉ, लेकिन शिया लॉ में डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो की नोट है पूरे सिस्टम का ऑफ इनहेरिटेंस। अब अगर प्रॉपर्टी के डिफरेंसेस की बात करें इमूवेबल मूवेबल के बेसिस पे, तो सुन्नी लॉ में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता। या डिजीज की मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों में से कोई भी उसके जो एज है वो इनहेरिट कर सकते हैं। ओके, लेकिन शिया लॉ में अगर एक विडो है जो कि चाइल्डलेस है, कि डिजीज्ड हस्बैंड की सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी ही वो इनहेरिट कर सकती है। एक चाइल्डलेस विडो अंडर शिया लॉ अपने डिजीज हस्बैंड की इमूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं कर सकती। डिस्टेंट किंडर्ड। नाउ अंडर सुन्नी लॉ शेयरर्स और रेसिड्यूरीज के बाद थर्ड क्लास होती है डिस्टेंट किंडर्ड की, जिनको बचा हुआ पार्ट मिलता है। या लेकिन शिया लॉ में सिर्फ दो ही कैटेगरीज होती हैं, शेयरर्स एंड रेसिड्यूरीज। और शिया लॉ में जो डिस्टेंट किंडर्ड होते हैं वो शेयरर्स और रेसिड्यूरीज के साथ ही प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। या नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंक्रीज। नाउ ये वाला हमने लास्ट वीडियो में समझा था क्या, कि अगर एक पर्टिकुलर हेरिटेबल प्रॉपर्टी क्लेम से छोटी है तो उनका क्लेम जो है वो प्रोपोर्शनली कम होगा। इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर्स बढ़ते हैं या उस क्लेम को इक्वल करने के लिए हेरिटेबल प्रॉपर्टी से। दिस वाज डॉक्ट्रिन ऑफ इंक्रीज। जहां सुन्नी लॉ में एक पर्टिकुलर हेरिटेबल प्रॉपर्टी से इक्वेट करने के लिए सबके शेयरर्स के क्लेम्स कम होते हैं, वहीं शिया लॉ में सिर्फ डॉटर्स और सिस्टर्स के ही क्लेम कम होते हैं। मतलब अगर एक पर्टिकुलर हेरिटेबल प्रॉपर्टी कम है और शेयरर्स के क्लेम ज्यादा हैं, तो वो जो पर्टिकुलर शेयर है वो डॉटर्स और सिस्टर्स के शेयर में से रिड्यूस करा जाएगा, बाकी शेयरर्स के शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस वाज अंडर शिया लॉ। या नेक्स्ट इज रूल ऑफ प्रिमोजेनेचर। नाउ व्हाट वाज दैट? रूल ऑफ प्रिमोजेनेचर टॉक्स अबाउट द प्रेफरेंशियल क्लेम ऑफ द एल्डेस्ट सन। ऑलराइट, अंडर सुन्नी लॉ रूल ऑफ प्रिमोजेनेचर रिकॉग्नाइज नहीं होता। ऑलराइट, लेकिन अंडर शिया लॉ जो एल्डेस्ट सन होता है वो अपने फादर की कुछ चीजों के लिए एंटाइटल्ड होता है। ऑलराइट, जैसे उसके कपड़े हो गए या रिंग हो गई या कुरान हो गया, थिंग्स दैट the disease might have used at some point. All right, next doctrine of return. Now अंडर सुन्नी लॉ हस्बैंड एंड वाइफ को छोड़ के सारे शेयरर्स का हक होता है उस रिटर्न पे जो कि रेसिड्यूरी से बच के आया है। या अगर कोई भी नहीं हो एज में तो वो भी हस्बैंड एंड वाइफ के पास जा सकता है। लेकिन अंडर शिया लॉ हस्बैंड एंड वाइफ के साथ साथ
कुछ और रिलेशन होते हैं जो कि रिटर्न नहीं पाते, जो कि होते हैं ब्रदर, यूट्रिन सिस्टर एंड मदर, but in certain cases. Yeah. The last is principle of consanguinity. Now, under Sunni law, agnates जो होते हैं, they are preferred over cognates. Yeah. Shia law ने adopt किया principle of consanguinity, not agnancy. Yeah. How? Shia law prefers nearest kinsmen, भले वो agnates हो या cognates हो, या in comparison to the distant kinsmen. मतलब जो नियरेस्ट ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनको पहला हक होता है एक इनहेरिटेंस पे, और जो रिमोट ब्लड रिलेटिव्स होते हैं उनका बाद में हक होता है. या व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी लॉ इन इनहेरिटेंस? नाउ what subject do you want me to teach next? Comment down below and I will start with that subject only. Till then, stay tuned. Good luck. Bye.